हेलो दोस्तों, दिस इज सचिन मंसल और हम लोग शुरू करने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ एंड ऑफ बायपोलैरिटी। आई होप आप सब लोग रेडी हैं। पार्ट 3 ऑफ एंड ऑफ बायपोलैरिटी में हम लोगों को शॉक थेरेपी करनी है। हम लोगों को यहां पर इंडिया के रिलेशन करने हैं, यूएसएसआर के साथ हमें इंडिया के रिलेशन करने हैं, रशिया के साथ हमें जानना है शॉक थेरेपी का क्या क्या असर हुआ, हमें जानना है टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट का हाल। तो चलिए पार्ट 3 शुरू करते हैं। इस पार्ट 3 में सबसे पहले हमारी हेडिंग है शॉक थेरेपी। क्या है ये शॉक थेरेपी? देखिए, जब 1991 में यूएसएसआर टूटा, डिसइंटीग्रेट हुआ, इसमें से 15 देश निकले। अब इन 15 देश पहले किसको फॉलो कर रहे थे? कम्युनिज्म को फॉलो कर रहे थे। लेकिन अब इन्हें किसको फॉलो करना है? कैपिटलिज्म को फॉलो करना है। अब इन्हें कैपिटलिज्म को फॉलो करना है। तो कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी। उसी ट्रांसफॉर्मेशन को आप शॉक थेरेपी कह सकते हो। रातों रात इकोनॉमी बदल जाएगी। आप लोग याद है इंडिया में नोटबंदी हुई थी, रातों रात लोग लाइनों में लग गए, है ना, इकोनॉमी एकदम से ठप पड़ गई। वैसे ही जब वो तो बहुत छोटी चीज थी, यहां पर तो आपके पूरे देश की इकोनॉमी ही चेंज होने वाली है। तो क्या हाल रहा होगा उन जगहों पर, उन देशों में, ये हम पढ़ेंगे शॉक थेरेपी के अंदर। तो पहले समझ लीजिए शॉक थेरेपी क्या है। तो शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी इज अ मॉडल ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब बदलाव। एक ऐसा मॉडल है जिसमें आप बदलाव कर रहे हो। कहां कहां पर आया है? रशिया में, सेंट्रल एशिया के अंदर, ईस्ट यूरोप के अंदर। जो इन्फ्लुएंस किससे है? कौन इसे करवा रहा है? वर्ल्ड बैंक करवा रहा है, IMF करवा रहा है। इसी ट्रांजिशन के मॉडल को हम क्या बोलते हैं? शॉक थेरेपी। ठीक है जी। ईच ऑफ दोज कंट्रीज वर रिक्वायर्ड टू, इन कंट्रीज को क्या करना है? टोटल शिफ्ट मारना है। टोटल शिफ्ट मारना है किसमें? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, पहले ये क्या थे? पहले ये सोवियत पीरियड में कम्युनिस्ट इकोनॉमी थे। अब इन्हें शिफ्ट मारना है कैपिटलिज्म में, टोटल शिफ्ट मारना है। यानी अब प्राइवेट ओनरशिप होगी। हमने पढ़ा था ना, यूएसएसआर में क्या था? स्टेट ओनरशिप थी, सब चीजों पर गवर्नमेंट का रूल था। लेकिन अब क्या होगा? धीरे धीरे आपको चीजों को प्राइवेटाइज करना है। कलेक्टिव फार्मिंग बंद हो जाएगी, हर कोई अपनी फार्मिंग करेगा, प्राइवेटाइज हो जाएगी फार्मिंग। एग्रीकल्चर जो है उसे कैपिटलिज्म के अंदर आ जाएगी। वो हर कोई अपने हिसाब से करेगा, अपने हिसाब से कमाएगा, खाएगा, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। फ्री ट्रेड हो जाएगा, दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने पड़ेंगे, ट्रेड करना पड़ेगा। बाहर की कंपनियां आपके देश में आके इन्वेस्टमेंट करेंगी, जिसे कहा जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI। आज के टाइम में हर देश पागल है FDI को लेके। हम इंडिया जो है, हम भी जाते हैं दूसरे देशों के अंदर, वहां की बड़ी बड़ी कंपनी से हमारे प्रधानमंत्री मिलते हैं और उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इंडिया में आइए, इंडिया में इन्वेस्ट कीजिए। आप लोग सुनते होंगे अलग अलग स्टेट्स भी अपने समिट कराता है, गुजरात इन्वेस्टर समिट, बंगाल समिट। क्यों होते हैं ये? कि बाहर की कंपनियां आए और हमारे स्टेट में इन्वेस्ट करें। जब बाहर की कंपनी आएगी और आपके यहां पे इन्वेस्ट करेगी तो उसे क्या कहा जाएगा? FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। अब इन्हें भी करना पड़ेगा इन 15 के 15 देशों को। इसके अलावा अब जो इनके पुराने ट्रेड अलायंस थे, पुराने जो पार्टनर थे, उनसे अब दूरी बनानी पड़ेगी, नए पार्टनर बनाने पड़ेंगे। अमेरिका की तरफ देखना पड़ेगा, वेस्ट की तरफ देखना पड़ेगा, वेस्ट यूरोप की तरफ देखना पड़ेगा। और जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट देश हैं, अब वो लीडर के तौर पर रहेंगे। वो इन छोटे देशों को गाइड करेंगे। छोटा तो खैर कौन ही है, बट क्योंकि एक तरह से हार गए हैं अपनी आइडियोलॉजिकली, इस वजह से अब ये इन्हें गाइड करेंगे, कहीं ना कहीं इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे अपनी अलग अलग एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। ओके जी। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर 4 नंबर में आ जाता है। बताइए शॉक थेरेपी से क्या हुआ? पहले हमने पढ़ा शॉक थेरेपी क्या थी, अब हम पढ़ रहे हैं शॉक थेरेपी से क्या हुआ। देखिए क्या हुआ। रशिया के अंदर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, जो पहले स्टेट ने कंट्रोल की हुई थी, राज्य ने कंट्रोल की हुई थी, अब वो सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो क्या कर जाएगी? कोलैप्स कर जाएगी। क्या कर जाएगी? कोलैप्स कर जाएगी, गिर जाएगी। उनमें से 90% के करीब जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें सेल पर लगा दिया गया, और वो सेल पे कोई भी खरीद सकता है उन्हें, कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल हो, कोई भी कंपनी हो, खरीद सकती है। और इतने सस्ते रेटों पर इन्हें बेचा गया क्योंकि पैसे ही नहीं है ना।
इतने सस्ते रेटों पर बेचा गया कि इसे कहा गया कि ये दुनिया की सबसे बड़ी गैराज सेल है दुनिया की सबसे बड़ी, जहां पर थ्रो अवे प्राइस में, जहां पर कूड़े के रेट पर इंडस्ट्रीज को बेचा गया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को बेचा गया। अब जब आपके देश में इकोनॉमिक ट्रांजिशन आता है, इकोनॉमी के इतने बुरे हालात हो जाते हैं, तो ऐसे में आपकी जो करेंसी होगी उस पर असर पड़ेगा। इनकी करेंसी का नाम था रूबल। तो जो रूबल थी रशियन करेंसी, वो क्या कर गई, डिक्लाइन कर गई। महंगाई इतनी ज्यादा थी। अब सिंपल सी बात है, जब आपकी इकोनॉमी डिक्लाइन करेगी तो महंगाई क्या होगी, बढ़ेगी, यानी इन्फ्लेशन क्या हो गया, बढ़ गया। जब महंगाई बढ़ेगी तो मेरी जेब में पैसा रहेगा, नहीं रहेगा। जो मैंने इस पैसा बचा के अलमारी में रखा है अपने बुरे वक्त के लिए, वो निकालना पड़ेगा। यानी कि जो लोग हैं उनकी जो सेविंग है वो भी बर्बाद हो गई। जो पुराना सोशल वेलफेयर सिस्टम है, लोगों को मदद दी जाती थी सब्सिडीज के जरिए, है ना, बूढ़े लोगों को, विमेन को, या अलग अलग तरीके से जो भी मदद दी जा रही है हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, धीरे धीरे इस सारी मदद को हटा लिया गया। तो जो आदमी पहले ही गरीब है वो क्या होगा, और गरीब हो जाएगा, जिससे क्या होगा, अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा, जो प्राइवेटाइजेशन में होता है। यानी कि प्राइवेटाइजेशन लेड टू न्यू डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब होता है बेटा कि अमीर अमीर बन रहा है, रिच इज बिकमिंग रिचर और पुअर इज बिकमिंग पुअरर। ठीक है जी। धीरे धीरे क्या हुआ, माफिया इमर्ज होने लगा। भाई जब देश में हालात खराब होंगे तो क्या होगा, गुंडागर्दी शुरू हो जाएगी। तो रशिया के अंदर माफिया इमर्ज हुआ और माफिया ने कई सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की कोशिश की। इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन्हें उतनी ज्यादा प्रायोरिटीज नहीं मिली, अटेंशन नहीं मिली जितनी पहले मिलनी चाहिए थी। कई देशों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जल्दबाजी में बनाया, भाई क्योंकि देश में इतने हालात खराब हैं, तुरंत नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, तुरंत बदलाव करने हैं। तो कई देशों का कॉन्स्टिट्यूशन इतना जल्दबाजी में बना कि वो एक बैलेंस्ड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना। जैसे आप जानते हैं इंडिया में क्या होता है, हमारे यहां 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ये तीनों बराबर हैं, बैलेंस्ड हैं, बट वहां पर ये बैलेंस नहीं बन पाया। इस वजह से क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव जो था वो कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो गया बाकी दोनों के मुकाबले। एग्जीक्यूटिव कौन, उनका प्रेसिडेंट। और एक तरह की डिक्टेटरशिप शुरू हो गई इन देशों के अंदर, एक तरह की डिक्टेटरशिप शुरू हो गई इन देशों के अंदर, जैसे तुर्कमेनिस्तान, जैसे उज्बेकिस्तान, जैसे आप इसमें रशिया का नाम भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक तरह का अथॉरिटेरियन रिजीम शुरू हो गया जहां पर आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप सरकार के अपोज में नहीं रह सकते। ठीक, अब ये तो एक चीज है। अब इनमें से कई देशों ने, अभी बर्बाद तो हो ही रहे, लेकिन इनके पास एक खास चीज है जो क्या करेगा इन्हें, जो इन्हें फायदा देगा, जो इनकी इकोनॉमी को दोबारा रिवाइव कर देगा, दोबारा ताकतवर बना देगा। और वो क्या चीज है, ऑयल, नेचुरल रिसोर्सेज। तो कई देशों ने नेचुरल रिसोर्सेज को बेच बेच के मात्र 10 सालों में अपनी इकोनॉमी को दोबारा रिवाइव कर लिया। ठीक है, कौन थे ऐसे, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, जिन्होंने मात्र 10 सालों में अपनी इकोनॉमी को क्या कर लिया, रिवाइव कर लिया, साल 2000 आते आते। ठीक है जी, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई परेशानी तो नहीं है भाई। एक टॉपिक और करेंगे इस वीडियो के अंदर, आइए। टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट सबसे कम आता है पेपर के अंदर, लेकिन सबसे टफ टॉपिक है ये। ठीक है, आ गया तो क्या है, यानी और क्या हुआ ये तो हम समझ गए भाई, इकोनॉमिक लेवल पे ये बदलाव आए, लोगों का जिंदगी दुर्भर हो गई, अमीर अमीर बन रहा है, गरीब गरीब बन रहा है, जेब में पैसा नहीं है, समझ आ रही है सारी बातें। और क्या हुआ, पॉलिटिकल लेवल पर क्या हो रहा है, क्या आराम से ये सब हो गया, इसको हम पढ़ेंगे टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट टॉपिक के अंदर। क्या हुआ देखिए, दो देश चेचन्या और डेगिस्तान दोनों जब अलग हुए यूएसएसआर से, तो दोनों जगह प्यार से अलग नहीं हुई। इन दोनों जगह पर हथियार उठाए गए यहां के लोगों के जरिए और लड़ाई करके, खून खराबा करके ये अलग हुए। इन दोनों जगह पर वॉयलेंट सक्सेशनिस्ट यानी अलग होने की मूवमेंट हुई।
तजिकिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो गई। सिविल वॉर समझते हो? जब एक ही देश के दो बड़े ग्रुप आपस में लड़ने लग जाएं हथियार लेके, उसे सिविल वॉर कहते हैं। जैसे श्रीलंका में हुई थी सिन्हालाज और तमिल्स के बीच, तो तजिकिस्तान में सिविल वॉर हुई और यह सिविल वॉर 10 सालों तक चली, 2001 में जाके खत्म हुई। सिविल वॉर और कहां हुई? अजरबैजान में भी हुई, जॉर्जिया में भी हुई। चेकोस्लोवाकिया नाम का देश दो हिस्सों में टूट गया। पहले वो खुद अलग हुआ, फिर खुद दो हिस्सों में टूट गया। चेक रिपब्लिक अलग हो गया, स्लोवाक अलग हो गया। कई सारी कंट्री जैसे यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया नदी के पानी को लेके लड़ने लगे। भाई नदी तो कहीं से भी बहेगी ना। अब मान लो यहां एक देश बन गया, यहां एक देश बन गया, तो कौन ज्यादा नदी का पानी लेगा, इसको लेके लड़ाई होने लगी। इंडिया भी लड़ता है ना, इंडिया बांग्लादेश से लड़ता है गंगा नदी को लेके, ब्रह्मपुत्र नदी को लेके। चाइना इंडिया से लड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी को लेके। इंडिया और पाकिस्तान लड़ते हैं इंदस नदी को लेके। तो लड़ाई तो हर जगह है नदी को लेके। तो धीरे धीरे यहां पे इंस्टेबिलिटी होने लगी, आम लोगों की जिंदगी और मुश्किल हो गई। कई सारे देशों के पास क्या थे? रिसोर्सेस थे। बताया था ना मैंने आपको, हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेस जैसे ऑयल, है ना। तो कई सारी ऑयल की कंपनीज अमेरिका से उठ के, वेस्टर्न यूरोप से उठ के यहां आने लगी और यहां पर आकर लड़ाइयां करने लगी। भाई कौन इन तेल को निकालेगा, मोटा मोटा पैसा देने लगी इन सरकारों को और कहा कि भाई हम यहां पर अपना बेस बनाना चाहते हैं। फिर हम जब बेस बनाएंगे तो यहां से हम तेल निकाला करेंगे, ठीक है। तो इन्हीं कंट्रीज के अंदर बेस बना के इराक में युद्ध लड़ा गया अमेरिका के जरिए, अफगानिस्तान में युद्ध लड़ा गया, क्योंकि अमेरिका की आर्मी भी इन्वॉल्व होती है जब तेल निकाला जाता है तो, ठीक है ना। उन बेसिस को, उन तेल के एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए उस देश की आर्मी भी वहां पर डिप्लॉय की जाती है और बाद में उन्हीं बेसिस का इस्तेमाल किया गया पड़ोस की लड़ाइयों को निपटाने के लिए। इराक में लड़ाई हुई, है ना, अफगानिस्तान में लड़ाई हुई, अमेरिका भी घुसा बाद में अफगानिस्तान में। पहले तो सोवियत यूनियन घुसा, 10 साल बर्बादी झेली, बाहर निकला, बाद में अमेरिका घुसा। कभी बाद में मौका लगेगा आपको अफगानिस्तान की कहानी सुनाऊंगा मोटे मोटे तौर पे कि आप मोटी मोटी बात समझ जाएं, ठीक है। 1991 में यूगोस्लाविया नाम का देश, 1991 में यूगोस्लाविया नाम का जो देश था ब्रोक अपार्ट, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए, जैसे क्रोशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया, हेजरगोवानिया, और इन सब ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। जो वहां के रहने वाले सर्ब थे, सर्ब्स एक ग्रुप था, वहां का एथनिक ग्रुप था, उन्होंने अपोज किया तो उनको मास लेवल पर मार दिया गया, उनका मैसेकेयर हुआ, बड़े लेवल पर उन्हें मार दिया गया, ठीक है। किनके जरिए? जो नॉन सर्ब्स थे, जो सब नहीं थे, उनके जरिए। कौन से देश की बात है? बोस्निया की बात है। बाद में यहां पर जो अमेरिका है वो अपनी नाटो फोर्स लेके आती है और बमबारी कर देती है उस जगह पर। जिसको नहीं समझ में आ रहा दोबारा समझाता हूं। देखिए, एक बोस्निया नाम का देश है, क्या नाम है इसका? बोस्निया। यहां पर दो तरह के लोग रह रहे हैं, एक रह रहे हैं सर्ब और एक रह रहे हैं नॉन सर्ब, जो सर्ब नहीं है। तो नॉन सर्ब्स ने सर्ब्स को ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया और बड़े लेवल पर इन्हें मरवाना शुरू कर दिया। ये सब देख के, अब अमेरिका तो आपको पता है ना कैसा आदमी है वो, दुनिया में कहीं भी दुख दर्द हो अमेरिका से झेला नहीं जाता बेचारे से, उसकी आंखों से आंसू आ जाता है। तो अमेरिका जो है उसने देखा है तो बहुत गलत हो रहा है, मैं बचाऊंगा इन्हें। अमेरिका अपनी नाटो की फोर्स लेके आता है और बमबारी कर देता है बोस्निया के अंदर, बम, ठीक है, जिससे मैसेकेयर रुक जाता है। तो और ये बोस्निया नाम की जो जगह है ये कहां पर है? यूगोस्लाविया में, यूगोस्लाविया में, स्लाविया, ठीक है, ध्यान रखना। तो नाटो इंटरवेंशन लेड टू द बॉम्बिंग ऑफ यूगोस्लाविया। ओके, तो अभी फिलहाल हम यहीं तक करेंगे, टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट तक। अगले पार्ट के अंदर, लास्ट पार्ट हमारा, जिसके अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे इंडिया और यूएसएसआर के रिलेशंस। तब तक के लिए बाय बाय, और नेक्स्ट क्लास के लिए बिल्कुल रेडी रहें। थैंक यू सो मच। दिस वाज सचिन बंसल साइनिंग ऑफ।